साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों आज हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो शुरुआत है किसी भी विषय की वो अपने अपने ढंग से की जा सकती है। तो हम लोग अपने ढंग से इस विषय की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हम इसको दो तरीके से लेकर के चलेंगे। एक छोटे छोटे टॉपिक जिनके माध्यम से हमें बेसिक नॉलेज हो जाएगी हिंदी के बारे में, और दूसरी बात जो शब्द ज्ञान किसी भी भाषा के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग आज पहला जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये ना देखें कि हम ऐसे अनार से आम से शुरू करें, वो एक अलग फंडा होता है। तो आप मेरे साथ एक बार शुरू करिएगा और पूरी वेब सीरीज़ करिएगा, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि हम किस ढंग से और कैसे तैयारी कर रहे हैं। चलिएगा तो बिना किसी देर के हम लोग सीधे पहुँचते हैं अपने चैप्टर पर, अपने टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द रचना। साथियों क्योंकि भाषा का ज़रूरी है ये बात जान लेना कि उसमें शब्दों का प्रयोग विशेष तौर से होता है और शब्दों का निर्माण कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं कि भाषा की जो छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है अक्षर या वर्ण कह सकते हैं आप उसको। वर्णमाला साथियों आप लोगों ने देखी होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, अब वर्तमान में कितने हैं। ख़ास तौर से ये वाली बात, अक्षर का मतलब होता है कि जो जिसका चरण ना हो। तो ऐसे कितने अक्षर इसमें मिलते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि अक्षर जब लोग मिलाते हैं तो अक्षरों के मिलाने से बनता है शब्दांश। शब्दांश शब्द का छोटा रूप है और उसके बाद बनते हैं शब्द, और शब्द जब मिलते हैं तो वाक्यांश बनते हैं, और वाक्यांश जब मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। और वाक्य से साथियों आगे कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से एक बेसिक फॉर्मेशन है शब्द की और वाक्य की, क्योंकि हम लोग सीखते हैं शब्दों के माध्यम से वाक्य बनाना। जैसे हिंदी में भी जब आप लोगों ने भाषा को बोलना सीखना और समझना सीखा तो तब भी आपने देखा कि सबसे पहले शब्द ज्ञान जरूरी था। आपने पहले कुछ गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल किया, भले ही वो आपकी रिलेशन से संबंधित थे या किसी और चीज़ से, मगर भाषा को सीखने में शब्दों का बड़ा महत्व है। तो चलिएगा ये बेसिक तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, ये आपको बहुत आसानी है इस चीज़ को समझने में। अब देखते हैं हम शब्द भेद। तो शब्दों के भेद का जो सिस्टम है साथियों, इसको लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद है। अलग अलग हिसाबों से अलग अलग तरीक़ों से इनको बांटा जाता है, लेकिन हम लोग बेसिकली उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं उसके आधार पर। तो अलग अलग आधारों पर इनको बांटा गया है। तो जैसे पहला आधार है अर्थ के आधार पर। साथियों मैं थोड़ी थोड़ी बातें तो यहीं पर बताता चलूँगा, और जब इनकी बाई डिटेल हम लोग चर्चा में लेंगे तो उसके लिए अलग से करेंगे। तो हम शब्द रचना के दो पार्ट लेंगे। आज पहला पार्ट है, आधा मैं आज कवर करूँगा और आधा पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे, और इसमें बेसिक चीज़ें शब्द ज्ञान की आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे तो हमारा जो हिंदी पीडिया चल रहा है उसमें शब्द ज्ञान की आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। तो अर्थ के आधार पर आप देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। स का मतलब होता है सहित, अर्थ का मतलब होता है अर्थ देने वाले। तो इस तरीके से जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक बोलते हैं, और निरर्थक, निर ये उपसर्ग हैं, जैसे स उपसर्ग है और ऐसे ही निर उपसर्ग है। तो निर का मतलब निरसित, कैंसिलेशन से होता है। तो इस तरीके से जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल करके आता वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से जनरल क्लासिफिकेशन है शब्द का, और ये अर्थ के आधार पर हैं। तो इस तरीके से अर्थ के आधार पर दो हिस्से इसके हो गए हैं। अगला देखते हैं रचना की दृष्टि से या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें तीन तरीके से आप लोग देखेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं साथियों जो किसी विशेष वस्तु को इंगित करते हैं। जैसे पेन है तो पेन को हम पेन ही कहेंगे, ये रूढ़ शब्द है। कमल को कमल ही कहेंगे। तो जो शब्द जिस विशेष चीज़ की पहचान कराता है वो रूढ़ शब्द होता है। अगले शब्द हैं यौगिक शब्द। तो साथियों ये शब्द रूढ़ शब्दों को मिलाने से या इसके साथ रूढ़ शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय मिलाने से जो नए शब्द बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। योग से बनता है यौगिक, यानी कि मिश्रण से ये बन जाते हैं। और अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ में साथियों आप देखेंगे कि यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी हो जाते हैं। इस पर चर्चा भी हम आगे कर लेंगे, क्योंकि आज ही हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चिंता ना करिएगा, आगे की तरफ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला है उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं कि शब्द कहाँ कहाँ से उत्पन्न होकर के आए। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैं दूसरे और तीसरे पॉइंट पे आपको थोड़ा सा माइंड कराना चाहूँगा। देखिएगा, यहाँ पर दूसरे में लिखा है व्युत्पत्ति के आधार पर और तीसरे पे लिखा है उत्पत्ति के आधार पर। साथियों, उत्पत्ति प्रारंभिक अवस्था होती है, लेकिन जब एक शब्द से दोबारा से कोई नया शब्द उत्पन्न होता है तो उसे हम व्युत्पत्ति बोलते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। अब हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं 5 भेद, जिसमें है तत्सम। तत् मतलब उसके जैसा और सम मतलब समान। तो अब किसके समान बात हो रही है? तो यहाँ पर विशेष बात हो रही है संस्कृत भाषा के, जो सभी भाषाओं की जननी है। सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़्यादातर हिंद भारोपीय भाषाएं हैं उनकी वो जननी है। तो इस तरीके से तत्सम, तो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जैसे कि तैसे वो ले लिए गए हैं हिंदी भाषा में, उनको तत्सम बोलते हैं। अर्ध तत्सम है, ये साथियों तत्सम के समीपतम होते हैं, हालांकि इनका थोड़ा सा रूप बिगड़ जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बिगड़ता, तो इसलिए इन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। तद्भव लिखा हुआ है, इनका रूप काफ़ी बदल चुका होता है और ये अपने मूल शब्द से यानी कि तत्सम से काफ़ी बदल चुके होते हैं, तो इनको बोलते हैं तद्भव। तद मतलब उसके जैसा, उद्भव और भव का मतलब होता है होने से। तो इस तरीके से जिनका उद्भव हुआ है उन शब्दों से जो संस्कृत के समान थे या संस्कृत में बोले जाते थे, तो उनको हम बोलते हैं तद्भव। देसी शब्द आप जानते हैं साथियों, देश हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकली जनरेट हो जाती हैं और उनका प्राचीनता के साथ ज़्यादा संबंध नहीं होता, तो उनको हम नया नाम दे देते हैं। जैसे आज फेसबुक निकल कर के आया है, ट्विटर, ये सब पहले नहीं थी, आज निकल कर के आ रही हैं। तो ऐसे से बहुत सारे शब्द हैं जो, हालांकि ये तो विदेशी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस आधार पर कि जिनका एक क्षेत्रीय आधार पर समाकलन किया जाता है। तो ऐसे ही विदेशी शब्द, जिन अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हम लोगों ने अपना लिया है। तो बहुत सारे शब्द हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। अगला है रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर का मतलब तो बदलाव। अगर बदलाव हो रहा है शब्दों में तो वो रूपांतर की दृष्टि से 2 तरीके में क्लासीफाई हो जाएंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का मतलब होता है रूप बदलना या बिगाड़ आना। तो इस तरीके से जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या काल, लिंग, वचन के साथ बदल जाते हैं या उनका रूप बदल जाता है, उन्हें हम लोग विकारी बोलते हैं। और जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि चीज़ों के साथ नहीं बदलते हैं, वो हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं उन चीज़ों को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई बेसिक जानकारी जो आपको फॉर्मली ले लेनी है। तो यहाँ पर तो हम एक फॉर्मेट पूरा कर चुके हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो अब हम एक एक चीज़ पर बारीकी के साथ चर्चा करेंगे। चलिएगा, अब पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो था अर्थ के आधार पर। तो 2 चीज़ें आप लोग देख ही चुके थे कि सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक का मतलब है जिसका कुछ अर्थ हो, सय का मतलब सहित उपसर्ग है ये, और अर्थ का मतलब अर्थ देने वाले। तो सार्थक का मतलब हो गया अर्थ देने वाले, और निरर्थक का मतलब है कि जो कोई अर्थ विशेष ना निकल करके आए। जैसे अगर हम लोग देखें दिन, कमल, रात, चोरी, मनुष्य आदि, तो जितने भी हमारे शब्द आसपास नज़र आ रहे हैं, ये जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तो उससे बचना है। तो सामान्य बोलचाल में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे सार्थक शब्द ही होते हैं। निरर्थक शब्द भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लोग अगर कुछ शब्दों का उल्टा सीधा कर दें, जैसे हमने कमल को अगर हम लोग लमक कर दें, अक्षरों का अगर क्रम उल्टा सीधा कर दें, तो इससे कोई शब्द तो बन जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल करके आता है। तो इस तरीके से शब्द रचना के आधार पर ये कोई शब्द नहीं होता, और अगर होता है तो इसे निरर्थक शब्द की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ऐसे ही तरह लिख दिया हमने। तो जैसे रात को हम लोग देखें तो रात ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन ये अलग हो जाएगा। चोरी को हमने रुचि ऐसे करके कर दिया। नुमस्य, मनुष्य, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन शब्दों का अगर हम सही क्रम न लगाएं तो उसमें सार्थकता नहीं रहती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साथियों कि हमें अगर शब्द बनाने हैं तो शब्द बनाने के लिए हमें अक्षरों का क्रम विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि उसका कुछ अर्थ भी बना रहे। साथियों, अगर अर्थ नहीं बनेगा तो वो शब्द रचना की दृष्टि से बेकार चीज़ है, और इस तरीके से कोई भी फ़ायदा हमें उस चीज़ का नहीं होने वाला। चलिएगा, ये बात तो आप आसानी से समझ गए। अब देखते हैं हम रचना की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से। साथियों, इस चीज़ में हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले जो शब्द लिखे हुए हैं रूढ़ शब्द,
इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। रूढ़ मैं पहले भी बता चुका। रूढ़ का मतलब होता है जो मूल शब्द होते हैं, यानी कि जो शब्द जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो शब्द उसी के लिए प्रयोग होगा। तो इनको अलग से इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये मूल हैं, और ना ही इनको किसी अन्य अर्थ में लिया जा सकता है। जैसे घर है, घर को घर ही कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, नदी को नदी कहेंगे। इस तरीके से ये शब्द रूढ़ शब्द हैं। चलिएगा, अभी तीनों चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यौगिक शब्द, जो शब्द शब्दों के योग से बनते हैं, ये भी बात हो गई। योग से बना यौगिक, तो ये शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। तो ये तो मूल शब्द हो गए मूल, और इनको मिलाने से, जैसे आपने देखा विद्या, अगर हम लोग देखें खाली तो विद्या शब्द हो जाएगा रूढ़ शब्द, लेकिन जब इसके साथ हम आलय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा विद्यालय। तो अपने आप में विद्या और अपने आप में आलय दोनों रूढ़ शब्द हैं, लेकिन जब ये मिल गए हैं तो ये बन गए हैं यौगिक शब्द, बन गया है यौगिक शब्द, एक ही शब्द बन गया है साथियों। ऐसे ही घुड़सवार, सवार अलग होता है, घोड़ा जिसे बोलते हैं आप, वो अलग होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जैसे हम घुड़सवार देख रहे हैं तो जैसे जैसे शब्द हैं, आप घोड़ा और सवार हम लोग ऐसे घोड़ा सवार नहीं करेंगे। शब्द जब मिलते हैं तो कुछ परिवर्तन अवश्य होता है साथियों, ये तो हमेशा ही है। जब भी कोई दो चीज़ें मिलती हैं तो परिवर्तन तो होता ही है। तो ऐसा ही परिवर्तन कुछ यहाँ पर नज़र आता है। कुछ शब्दों में परिवर्तन नहीं भी होता है, जैसे आगे लिखा हुआ है दिन और रात। इसमें मिलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दोनों में से किसी भी मूल शब्द की रचना में, लेकिन जो शब्द निकल करके आया है वो एक ही हो गया है। यानी कि दिन और रात अगर हम कहें दिन रात, तो वो पूरा मिल करके एक ही समय दर्शाने वाला है, और ये यौगिक शब्द है। चलिएगा, अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। साथियों, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, योग रूढ़ इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ये यौगिक तो हैं, योग से तो बने हैं, लेकिन रूढ़ हो गए हैं किसी विशेष अर्थ में। रूढ़ हो जाने का मतलब ये होता है कि वो किसी विशेष अर्थ में ही लिए जा रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है पहला शब्द चतुर्भुज, दशानन, पंकज, जलचर और नवचर। अब देखते हैं पहले एक एक शब्द पे चर्चा करके। चतुर्भुज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चतुर्भुज, चतुर मतलब चार और भुज का मतलब भुजाओं से। तो ऐसी चीज़ जिसकी चार भुजाएं हों वो चतुर्भुज है। साथियों, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग चार भुजाओं वाला हम लोग जिसकी बात करें, जब भी चतुर्भुज की बात आती है तो चतुर्भुज विष्णु विशेष रूप से निकल करके आता है। ये चार कोनों वाला कोई भी चीज़, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ना लेकर के आप देखेंगे कि हम जैसे ही चतुर्भुज नाम लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि लॉर्ड विष्णु की बात हो रही है, भले ही वो कोई भी हो चार चीज़ें वाली। ऐसे ही दशानन, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके 10 सिर हों वो दशानन होगा या होगी। लेकिन साथियों, आपको पता है कि अगर हम जैसे ही दशानन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही व्यक्ति निकल करके आता है, वो है लंकापति रावण। तो इससे पता चल रहा है कि ये शब्द, हालांकि प्रयोग तो किसी के लिए भी हो सकता है जिसके 10 सिर हों, लेकिन अब ये रूढ़ हो गया है एक ही व्यक्ति के संबंध में, अर्थात रावण के संबंध में। तो इस तरीके से आप देखेंगे। जैसे और भी है पंकज, यहाँ पर आप देखेंगे पंकज, तो पंक और प्लस जय, ये दो शब्दों के मिलाने से बना है। पंक के मायने होते हैं कीचड़ के, और जब भी कोई प्रत्यय जय ये लगेगा किसी शब्द के पीछे तो ये उत्पत्ति को शो करता है साथियों। तो जय शब्द उत्पत्ति को शो करने वाला है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी उत्पत्ति पंक यानी कि कीचड़ में होती है उसे हम पंकज बोलते हैं। अब साथियों, आप देखेंगे पंकज इस हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो हम लें जिसका जन्म पंख में होता है, कीचड़ में होता है, उसमें तो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, उसमें कमल भी हो सकता है, और उसमें अन्य न जाने कितनी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे जब भी आप पंकज का नाम लें तो आपको पता चल जाता है कि हम लोग कमल की बात कर रहे हैं। तो अब जो शब्द ये पंकज रूढ़ हो गया है, तो वो किसके संबंध में हो गया है? कमल के संबंध में। तो ये कहलाता है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही जलचर और नवचर इत्यादि। साथियों, जलचर और नवचर विशेष तौर से मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि ये अब किसी विशेष संबंध में ही ऐड हो गए हैं। जैसे अगर हम लोग जलचर कहें तो जलचर में बहुत सारे जीव आते हैं। वैसे तो अगर हम किसी विशेष संबंध में इसको ले जाना चाहें तो ये भी योगरूढ़ शब्द में आ जाते हैं। जैसे अब एक और देखिएगा उदाहरण, नवचर है। तो नवचर मतलब नव मतलब आकाश और चर मतलब चरने वाला। अब जैसे कोई भी चीज़ जो आकाश में चरण करती है, विचरण करती है, वो नवचर होगी। जैसे अब एरोप्लेन भी नवचर होना चाहिए और चीज़ें भी नवचर होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर से हम पक्षियों के संबंध में इसका लेते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द भी, ऐसे शब्द अपने विशेष अर्थ देने की वजह से योगरूढ़ हो सकते हैं।
तो ये शब्द मैंने जलचर और नभचर विशेष तौर से ऐड किए हैं। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको भी किया जाए, लेकिन इनके अलावा जैसे और शब्द हैं आप उनको देख सकते हैं। जैसे ये चतुर्भुज हो गया, दशानन हो गया, पंकज हो गया, या फिर और भी अन्य शब्द हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये शब्द जो आपके नज़र में आ रहे हैं, ये तरीके आपको याद करने हैं। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये 2 तरीके से हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अगले शब्द हैं, तो उन शब्दों को देखने के लिए हम लोग आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा साथियों, और अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।